This comprehensive PGDAST course was originally delivered through live sessions by the official instructors. We are uploading these sessions here to support students, and all credit goes to the respective teachers and instructors. Then we construct the confidence interval, two-sided confidence interval, and we observe that this one. Here the null hypothesis, the value of the null hypothesis is mu is equal to 1200. So lies in this one, lies in the confidence interval to 1200. So we do not reject the hypothesis. So all the approaches we get the same answer. Okay. Now you can do any example, any question based on the mean. कोई भी example होगा वो आप कर सकते हैं. चलिए मैं और कोई देखिए, मैं आपको फिर आगे लेके आता हूँ. यस, तो अगर एग्जांपल की बात करें, देखिए सेम क्वेश्चन होंगे, लैंग्वेज सेम होगी, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, वो आपने खुद जानना है कि यहाँ पे आप कौन सा टेस्ट अप्लाई करें. चलिए, जैसे ये वाला क्वेश्चन, a manufacturer claims that a special type of project bulb has an average life of 160 hours. To check this claim, an investigator take a sample of 20 such bulbs, put on the test, and obtain an average life of 160 hours with a standard deviation of this. Assuming that the life of such bulb follows normal distribution, does the investigator accept the manufacturer's claim at 5% level of significance? Okay, तो फिर जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है उसको हम एक बार फिर देख लेते हैं क्या क्या गिवन है. तो यस, सबसे पहले क्या गिवन है बताइए जल्दी जल्दी. नो सर. यस, नेक्स्ट. N20. Sample mean 167. 167 x bar. Yes. Sample standard deviation is equals to 16. Yes. और एक एजम्पशन और है, पॉपुलेशन कैसी है. सैंपल साइज स्मॉल देखती है हमारे, मतलब कहते हैं ना वो तुरंत अलर्ट हो जाते हैं कि भाई क्या क्या सैंपल साइज स्मॉल होते ही पॉपुलेशन को चाहिए नॉर्मलिटी. तो क्या नॉर्मलिटी एजम्पशन गिवन है? तो अगर गिवन होगा तभी हम पैरामीट्रिक टेस्ट लगाएंगे. चलिए, तो सिविंग गिवन है नहीं, पैरामीट्रिक लगा सकते हैं. अब डिसाइड करना है कि भाई टी लगेगा. बताइए कौन सा टेस्ट लगाएंगे? टी लगेगा सर. टी टेस्ट, क्योंकि हमें पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पता है. ठीक है, तो टी लगा लीजिए. तो टी के लिए हमें सब चीजें गिवन है, टी लगाते हैं. चलिए टी लगाते हैं इसमें. तो टी लगाया इन्होंने, तो टी का फार्मूला आप जानते ही हैं. नल हाइपोथेसिस आपने बना ही लेंगे, सेम जैसे पहले क्वेश्चन में सेम वही बनेगी, टू टेल. तो ये लग गया, ये 1.96 आ गया. अब हमें इसको देखने के लिए हमें जाना पड़ेगा टैबुलेटेड वैल्यू. तो टैबुलेटेड वैल्यू कितनी होगी? वो होगी एन, क्योंकि टू साइडेड में है तो टू साइड में क्या होगा, फिर अल्फा बाई 2 हो जाएगा और डिग्री ऑफ फ्रीडम 19.025 पे देखना है. तो टी टैबुलेट में चलते हैं. तो ये हमारा जेड हो गई, ये टी होगा. देखिए यहाँ पे मैंने से बना के दिया है उसमें फॉर्मूला 1. अगर आप डायरेक्ट टू टेल में परसेंट पे देख सकते हैं. ओके, यहाँ पे जो एग्जाम मिलेगा उसमें मैंने 1 टेल भी दिया, 2 टेल भी दिया हुआ. तो फॉर टू टेल टेस्ट में हमें फिर डिवाइड नहीं करना, बाई 2 नहीं करना, 5% पे. और कितनी डिग्री फ्रीडम? तो ये 19 पे, और उसकी वैल्यू कितनी है? 2.093. 03 पे देख. टेबल है, अगर उसके अकॉर्डिंग देखते तो फिर हमें हाफ करना पड़ता. यहाँ पे जैसे उन्होंने किया, हाँ अल्फा बाई 2 पे देखो, 1 टेल वाली वैल्यू दी हुई है, तो वैल्यू सेम ही है. अगर आप देख रहे हो तो वैल्यू सेम ही है, अल्फा बाई 2 अल्फा बाई 2. तो यहाँ पे देखो या इस पे देखो, बात ही. तो ये हो गया हमारा 2.903. फिर हमने एरिया बना के देखा, ये आ गया. वैल्यू कितनी है? 1.96 है, तो 1.96 यहाँ पे लाई कर रही है, तो ये भी नॉन रेजिस्टेंस में लाई कर रही है.
तो हमने हाइपोथेसिस को हम वी डू नॉट रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, सिंस कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ दिस इज ग्रेटर देन ये सब लिख दिया, सो वी डू नॉट रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस फॉर द मैन्युफैक्चरर क्लेम। यहाँ भी मैन्युफैक्चरर क्लेम को सपोर्ट कर रहा है अकॉर्डिंग टू पी वैल्यू। अब देखिए यहाँ पी वैल्यू में देखिए क्या प्रॉब्लम आती है। पी वैल्यू में यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आती है कि जो पी वैल्यू है वो सेम फिर बनेगी ऐसे ही, प्रोबेबिलिटी टी इज ग्रेटर देन वैल्यू आई है 1.96, ठीक है, तो 1.96 आ गई। तो अब हम टेबल खोलेंगे, फॉर्मूला बुकलेट में हमने टेबल ओपन करी, यस, तो ये फॉर्मूला बुकलेट खोली, तो यहाँ 1.96 ढूंढेंगे कहाँ पे है, 19 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे। तो 19 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे 1.96 यहाँ पे नहीं है, देखो ना, तो यहाँ पे है ना यहाँ पे नहीं है, ठीक है। क्या करेंगे इसमें, फिर हम दो वैल्यू ढूंढेंगे जिसके बीच में लाई कर रहा हो, 7.9 और 2.09, और इसकी देखेंगे कितनी वैल्यू, 5.025, क्योंकि ग्रेटर देन वाली कह रहा है, 0.05 एंड 0.025। तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू होगी, तो ये लिख दिया हमने कि यस 19 डिग्री फ्रीडम पे देखेंगे सेम है, मूव अक्रॉस द रो टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस व्हिच कैलकुलेटेड फॉल्स, सिंस कैलकुलेटेड वैल्यू फॉल्स बिटवीन दिस एंड दिस, इसके बीच में लाई कर रही है, वन टेल एरिया रेस्पेक्टिवली वैल्यू लाइज बिटवीन दिस एंड दिस, इनके बीच में पी वैल्यू लाई कर रही है, और क्योंकि टू टेल्ड है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो यानी पी वैल्यू ये हो गई, ये और ये। अब हमारा क्या है, जो हमारा अल्फा है वो 5% है, सो पी वैल्यू क्या हो गई, उससे ग्रेटर हो रही है, सो वी डू नॉट रिजेक्ट, सो वी डू नॉट रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस एट 5% ऑफ डेविसन। प्रॉब्लम है कि यहाँ पे वैल्यू नहीं निकाल पाते हम पी की, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में एग्जैक्ट वैल्यू आया थी पी वैल्यू, पर यहाँ पे जो अदर डिस्ट्रीब्यूशन है वहां पे नहीं निकाल पाते, तो वहां सॉफ्टवेयर की हेल्प से ही निकाल पाते हैं। तो हम यहाँ पे जो ये कंक्लूजन देंगे पी वैल्यू पे नहीं देंगे, हम केवल क्रिटिकल वैल्यू पे देंगे, फिर हम फाइनल लिखेंगे कंक्लूजन। तो यहाँ तो बता दिया हमने, हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर दी, सब कर दिया, क्या पर ये पी वैल्यू वाला कंसेप्ट दोबारा बता दीजिए। देखिए पी वैल्यू मैंने बताया कि पी वैल्यू का है ये कि पी इज ग्रेटर देन पॉइंट, जो भी जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू आएगी, तो इसको टेबल में ढूंढेंगे कहाँ पे है ये, टेबल में गए हम, पी वैल्यू खोली और 19 डिग्री फ्रीडम थी हमारी, तो 19 डिग्री में इसकी वैल्यू में नहीं मिल रही है 1.96, पर ये इससे और इसके बीच में लाई कर रही है, वैल्यू कितनी है यहाँ, सॉरी हाँ इसमें 0.05 है और यहाँ 0.025 है, यानी जो पी वैल्यू है मेरी इसकी और इसके बीच में लाई करेगी, इन दोनों के बीच में लेकिन सर हमारा जो ऑल्टरनेटेड हाइपोथेसिस था वो टू टेल नहीं था। मल्टीप्लाई करेंगे इसको अभी, मतलब यहाँ पे टू टेल वैल्यू देख लो सिंपल, यहाँ में वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे देखिए मैंने किया हुआ है ये भी, ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस टू टेल था तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर, ये लिखा है सिंस टेस्ट इज टू टेल, को क्या 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई, ये पी वैल्यू बनी, ओके। तो फिर यहाँ पे हम कंक्लूजन लिखेंगे, we conclude that sample fails to provide sufficient evidence against the null hypothesis, so we may assume that the manufacturer's claim, same वही हमने लैंग्वेज रिपीट कर। चलिए अदर क्वेश्चन देखते हैं, बताइए यहाँ पे कौन सा टेस्ट अप्लाई करना चाहेंगे आप। यस E2, a tire manufacturer claims that the average life of particular, ये नहीं लेते, ये लेंगे, ये भी सेम ही हाइपोथेसिस है। एक मिनट रुकिए, मैं देखता, एक मिनट मैं देखता हूँ कौन सा टेस्ट। चलिए E6 पढ़ते हैं।
The observation of a random sample of 10 of size 10 from a distribution which is continuous and symmetric about its median are given below. Test the hypothesis that sample mean is taken from a population having median greater than, या तो median word use कर दिया, नहीं average उसका greater than 18 है. तो मैं hypothesis test करनी है कि mu is greater than 18. तो ये हमारी ये claim बन गया एक तरह से हमारा, और इसका alternative बन गया हमारा mu is less than 18. लेस देन इक्वल टू हाइपोथेसिस H0 आपने ये ले लिया और H1 आपने ये लिया. अब हुआ कि भाई कौन सा टेस्ट इसमें अप्लाई करेंगे. सैंपल साइज कितना है, 10 का है, तो नॉर्मलिटी वाला जंक्शन चाहिएगा पैरामेट्रिक लगाने के लिए, पर इसने कहीं भी नहीं कहा है कि यहाँ पे नॉर्मल पॉपुलेशन है, ये कहीं नहीं कहा है. तो इसलिए यहाँ पे नॉर्मल टेस्ट यानी जेड टेस्ट नहीं लग सकता, टी टेस्ट नहीं लग सकता, इसीलिए यहाँ पे क्या है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट लेगा, जिसके लिए हमने यहाँ पे लगाया विल्कोक्सन टेस्ट. ओके, तो इस तरह से हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा. जैसे यहाँ पे सैंपल साइज बहुत लार्ज है तो यहाँ जेड टेस्ट लग जाएगा एंड में आके. ओके, यहाँ जेड टेस्ट लगाएंगे. वापस चलते हैं 11th में ही. Sample size is 29 sir in E7. So can we apply that question? तो हम फिर वही लगाना पड़ेगा. चलिए अब देखते हैं आगे. तो ये हो गया हमारा. अगर हमें ऐसे ही टू पॉपुलेशन के मीन की बात करनी हो, सिंगल तो हो गया, अब टू पॉपुलेशन के मीन की बात करनी हो तो फिर हमारा फार्मूला क्या बनेगा, ये बनेगा. पर हम मानते हैं कि अंडर नल हाइपोथेसिस mu1 = mu2, तो ये 0 हो गया, तो ये फार्मूला बन गया. फिर यहाँ केस बनाए, अगर सिग्मा नोन है दोनों तो हम जेड टेस्ट लगा देंगे, अगर सिग्मा अननोन है तो हम उसको S1 S2 से एस्टिमेट करना पड़ेगा, और अगर सैंपल साइज लार्ज है तो फिर जेड टेस्ट लगा देंगे. तो फिर उन्होंने कहा कि नोन है तो ये रख लेंगे, पर वैसे तो हमें टी लगाना चाहिए, पर सैंपल साइज अगर लार्ज हो तो फिर हम जेड लगा सकते हैं. अगर दोनों अनइक्वल हैं तो हम इसको ऐसे एस्टिमेट कर सकते हैं. अगर दोनों सैंपल साइज स्मॉल है, पॉपुलेशन हमारी पता नहीं कौन सी है, तो हमें फिर जाना पड़ेगा नॉन पैरामेट्रिक. फिर वही सब चीजें रिपीट करी है यहाँ पे. तो चलिए फिर देखते हैं. इफ टू सैंपल ऑफ विमेन्स फ्रॉम पंजाब एंड तमिलनाडु, द मीन हाइट ऑफ 1000 and 2000 women are this. सैंपल साइज टू लार्ज दिखाई दे रहा है. If population standard deviation of Punjab and Tamil Nadu are same and equal to इतने inches, can the mean height of Punjab and Tamil Nadu women be regarded as same? ये क्या उनकी हम हाइट्स को सेम मान सकते हैं? तो हमने मान लिया हाइट ऑफ पंजाब इज mu1 एंड हाइट ऑफ women's of तमिलनाडु इज mu2. तो हाइपोथेसिस हमें करनी है mu1 = mu2, ऑल्टरनेटिव बन गए mu0 =. अब यहाँ पे क्या हुआ, सैंपल साइज है, पॉपुलेशन नॉर्मल तो नहीं दी हुई है, पर सैंपल साइज लार्ज है, यहाँ पे टी टेस्ट जेड टेस्ट लगा सकते हैं. हाँ जी. इनफाइनाइट नंबर ऑफ सैंपल्स हैं तो भी जेड टेस्ट लगाएंगे क्या? इनफाइनाइट तो होता ही नहीं किसी का साइज. ओके, है ना भाई, सैंपल तो आप पॉपुलेशन से लोगे, जब पॉपुलेशन ही हमारी काउंटेबल जनरली है तो इनफाइनाइट किसी का सैंपल साइज बनेगा ही. ओके ओके, थैंक यू. ओके, तो फिर यहाँ पे हमने जेड टेस्ट लगा दिया, वैल्यू पुट अप करी, आंसर आ गया. फिर सब कहानी वही, ये वैल्यू आ गई, टैबुलेटेड वैल्यू देख ली, रीजन देखकर कहाँ लाई कर रहा है. अगर ये इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल वैल्यू, तो यहाँ पे देखिए ये वैल्यू जो लाई कर रही है 1 पॉइंट, यहाँ पे ये भी यहीं पे लाई करेगी. कहाँ लाई कर रही है, इधर लाई कर रही है, नॉन रिजेक्शन रीजन में लाई कर रही है, तो हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे. सिमिलर वे में अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे S1 S2 दिए हुए थे तो हमने S1 S2 वाला फार्मूला लगा लिया. यहाँ पे कितना 2.23, यस, ये आउटसाइड जा रही है, ये 2.23 आई और टैबुलेटेड वैल्यू मेरी 1.96, तो ये 2.3 आउटसाइड चली गई. तो आउटसाइड चली गई तो हम हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे. इट मींस दैट इट लाइज इन द नॉन रिजेक्शन रीजन, सो रिजेक्शन रीजन, सो वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस. और क्लेम देखना पड़ेगा पहले, क्लेम कहाँ पे है, क्लेम कहाँ पे थे इसमें, हाइपोथेसिस कहाँ बनी है हमारी, ये बनी है. क्लेम क्या कहा है इसने कि दोनों इक्वल हैं, तो क्लेम फिर हमारा रिजेक्ट हो जाएगा. कोई ऐसा देखते हैं क्लेम ही अल्टरनेटिव में पड़ा होगा. चलिए, तो फिर हम ऐसे ही प्रपोर्शन का कर सकते हैं. तो सारे क्वेश्चन अब मेरे हिसाब से तो मेरा ये MST 1 सॉरी 11 10 11 12 यूनिट तक मेरा हो गया है ना. पर चलिए मैं दोबारा बार फिर कराता हूँ. देखिए यहाँ पे भी सेम है, हाइपोथेसिस प्रोपोर्शन की बन जाएगी, और प्रोपोर्शन के लिए तो केवल एक ही फायदा है, प्रोपोर्शन के लिए केवल एक ही टेस्ट है, जेड टेस्ट. ना तो इसमें कोई टी टेस्ट F chi स्क्वायर है, ना ही हमारा नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है प्रोपोर्शन के लिए.
प्रोपोर्शन का आता है सिंपल है, अपन जेड टेस्ट लगाना है, बिना आंख बंद करके आप जेड टेस्ट लगा सकते हैं, चाहे वो प्रोपोर्शन 1 का हो चाहे 2 का हो, क्योंकि प्रोपोर्शन में कोई और टेस्ट है ही नहीं। नॉन पैरामेट्रिक में केवल मीन की टेस्टिंग है, बाकी अदर की नहीं है, ना वेरिएंस की टेस्टिंग है नॉन पैरामेट्रिक में, केवल मीन की टेस्टिंग है। तो मीन में कंफ्यूजन है कि भाई कौन सा टेस्ट लगेगा, पैरामेट्रिक लगेगा, नॉन पैरामेट्रिक लगेगा, पैरामेट्रिक लगेगा तो कौन सा लगेगा, नॉन पैरामेट्रिक लगेगा तो कौन सा लगेगा। और आगे प्रोपोर्शन, वेरिएंस, सिंगल वेरिएंस और डिफरेंस ऑफ वेरिएंस या रेशियो ऑफ वेरिएंस में केवल वही टेस्ट हैं जो आपको पढ़ाए जा रहे हैं, यानी पैरामेट्रिक टेस्ट हैं। नॉन पैरामेट्रिक में कोई वर्जन नहीं है इनका। तो आप सिंपल जेड टेस्ट लगा सकते हैं पी के लिए, आंख बंद करके, ठीक है। अगर 2 है तो 2 वाला लगा देंगे। तो 2 वाले में क्या बनेगा फार्मूला, P1, ये बना था हमारा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इसका, तो इससे बना सकते हैं आप। क्या बनेगा, P1 माइनस P2 अपॉन स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर ये क्योंकि नल हाइपोथेसिस में हम मानते हैं कि P1 P2 दोनों इक्वल होंगे, तो ये जीरो आएगा, तो जीरो, तो ये फार्मूला। अब यहाँ पे जनरली P1 P2 अननोन होंगे तो उसको हम एस्टिमेट करेंगे, तो P को एस्टिमेट करते हैं इससे, P1 N1 प्लस P1 N1 P1 स्मॉल n1 P1 जो हमारा वो सैंपल का है, और कैपिटल जो है पॉपुलेशन का है, क्योंकि दोनों इक्वल माने हुए आपने नल हाइपोथेसिस में कहा है कि दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल है तो यहाँ पे तो दोनों इक्वल, यहाँ पे तो इक्वल रखोगे, तो P1 इक्वल टू P2, Q1 इक्वल टू Q2, तो फिर इक्वल है तो कॉमन ले लिया बाहर, तो इसकी वैल्यू चाहिए। इफ NP and NPQ assumption not fulfill, वो वाला assumption जो आप बता रहे थे कि वो ग्रेटर होना चाहिए, यही ना जो आप बता रहे थे, जो हमने assumption लिखा था कि N1 P1 is greater than 5, ये वाला assumption, या आप कह रहे हो कि अगर सैंपल साइज अगर कम हो जाए 30 से तो वहां पे हम लगाते हैं बाइनोमियल टेस्ट, वो आपके कोर्स में नहीं, आपने हमने जो कोर्स में लिया है केवल n is greater than 30 लिया है, ओके। तो जेड लगाना है आपने, n is greater than 30। यहाँ पे भी ये टेस्ट आप चेक कर सकते हो कि N1 इस हमने नहीं लिया, यहाँ पे शायद ये मिस्टेक बाय मिस्टेक छूट गया है मुझसे, तो N1 P1 वाला यहाँ भी वैसे तो assumption आपने टेस्ट करना चाहिए, है ना, जनरली ये आ जाता है N1 P1 हमेशा ही ग्रेटर देन 5 ही आता है, ओके। तो सिमिलर वे में है, चलिए एक प्रॉब्लम ले लेते हैं, यस, एग्जांपल नंबर 7 लेते हैं। इन ए रैंडम सैंपल ऑफ 100 पर्सन फ्रॉम टाउन ए, 60 are found to be high consumer of wheat. In another sample of 80 person from town B, 40 are found to be high consumer of wheat. Does this reveal that a significant difference between the proportion of high wheat consumption in town A and B? क्या इन दोनों में significant difference है? तो हमने मान लिया कि भाई हमें क्या टेस्ट करना है कि जो proportion है P1 या PA भी लिख सकते हैं, और इसको लिख दिया PB, दोनों ये इनमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, तो एक बनेगा हमारा, इसका अपोजिट क्या बनेगा, कि इनमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। सिग्निफिकेंट डिफरेंस का मतलब नहीं है, का मतलब P1 इज इक्वल टू PA इज इक्वल टू PB, तो इक्वलिटी साइन इसमें है तो इसको हमने H0 मान लिया, इसको हमने H1 मान लिया। अब हमें टेस्ट डिसाइड करना है, तो जेड टेस्ट लगेगा प्रोपोर्शन के लिए, उसका फार्मूला है P1 माइनस P2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ PQ into 1 upon N1 plus 1 upon N2। यस, यहाँ पे हमें ये भी लिखना है कि भाई यह टेस्ट कौन सा है, 2 टेल टेस्ट है ना, क्लेम कहाँ पे है हमारा, तो इस सिचुएशन में हम क्लेम कहाँ माने, सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, हमें चेक करना है, तो हम इसको भी क्लेम मान सकते हैं, इसको भी, पर जनरली चलिए इसको मान लेते हैं, सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, ये चेक कराना तो क्लेम। तो ये हो गया P1 P2 की वैल्यू है हमारे पास है ही, ये दिया हुआ है 60 आर पाउंड, तो 60 P1 की वैल्यू हो गई 60 अपॉन 100, और P2 की वैल्यू हो गई, देखिए जब भी आप P लेंगे तो आप कम से कम 2 डेसिमल प्लेस तक लेना चाहिए, कुछ लोग इसे 1 डेसिमल प्लेस तक ही इसको अप्रोक्सीमेट कर देते हैं, तो उससे आंसर थोड़ा वेरी कर जाता है। तो P2 होगा हमारा, P2 होगा कितना है 80%, अनदर सैंपल 40 अपॉन 80, ये हमारा P2 हो गया। और कैपिटल P निकालना है, तो कैपिटल P निकलेगा हमारा N1 P1 प्लस N2 P2 अपॉन N1 प्लस N2, जो फॉर्मूला दिया, या ऐसे भी निकाल सकते हैं। X कितना है 60 और X2 कितना है 40 अपॉन इन दोनों को डिवाइड 100 अपॉन 180, तो उससे आप कैपिटल P आ गया, Q भी आ जाएगा, वैल्यू पुट अप कर लेंगे आप इसमें से, फिर हम इसकी टैबुलेटेड वैल्यू देंगे, तो वैल्यू आ गई 1.35 और टैबुलेटेड वैल्यू आ गई 1.96।
तो यहाँ भी क्या होगा, ये लाइज करेगा इस लिमिट के बीच में आएगा 1, तो ये भी हमारी क्या आएगी, हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड आएगी। तो इसको हाइपोथेसिस क्या हो करने का मतलब क्या हुआ, P1 इज इक्वल टू P2, यानी उसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। So since calculus lies in this, which means that lies in the non-rejection region, so we do not reject the null hypothesis and reject the alternative hypothesis, that is reject the claim. So conclusion क्या लिखेंगे? We conclude the sample provided sufficient evidence against presume that a proportion of high consumer of wheat in 2 towns is safe. Yeah, there is no significant difference between the proportion of the high consumer of wheat in 2 towns. चलिए, 2 हो गए, प्रोपोर्शन भी हो गया। अब आता है वेरिएंस। तो वेरिएंस के लिए हम ये वाले क्वेश्चन हमने वैसे दिया है, पर ये कैंसिल, इसको आप काट दीजिए, लार्ज का केस नहीं लिया है, और इससे अगले वाला भी आप कैंसिल कर दीजिए। ये वाला भी कैंसिल। ओके, तो आज हम इतना ही लेते हैं।